चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या आ रहा है किसी का? लिख लिए ना सवाल ये। चलिए इसमें क्या आ रहा है, किसी कारक नहीं आ रहा। कह रहा राम एक पेन 4% जीरो एक्स्ट्रा इसमें है ना। ये जीरो नहीं मानिएगा, जीरो एक्स्ट्रा गलती से हो गया है ये, है ना। 4% छूट पर और एक किताब 12% की छूट पर खरीदा, इस प्रकार वह कुल पर 10% की छूट प्राप्त करता है। यदि दोनों का अंकित मूल्य 240 रुपया है तो किताब का मूल्य क्या होगा? आया किसी का? हाँ चलिए, कितना आ रहा है भाई? हाँ, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? 154, 180, 150, 160, ठीक है ना। चलिए ऐसे टाइप का सवाल हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। जब किसी एक वस्तु को दो तरीके से खरीदा जाता है, किसी कीमत में दो वस्तुएं खरीदी जाती हैं, फिर एक को लाभ या हानि पर दिया जाता है, फिर कुल पर भी दिया रहता है। ऐसे सवाल हम लोग लाभ और हानि में पढ़े थे। और ये जो अंकित मूल्य से संबंधित है, तो ये बताइए किताब और पेन मिला के कितना लिखा था? पेन और किताब दोनों मिला के कुल कितना रुपया अंकित किया गया? 240। इसी 240 रुपये में तो दोनों है, पहले समझिए। इसी 240 रुपये में दोनों है, पेन भी और किताब भी। तो इसी 240 को हम 240 को दो भागों में अगर बांट लेंगे तो एक आता है x होता है, दूसरा क्या होता है 240 माइनस x, यही तो बांटते दो भागों में। बांटने के बाद फिर कह रहा एक एक ही मान लेते, मान लीजिए ये पेन हो गई और ये हो गई किताब, कोई बात नहीं, पेन हो गई और ये किताब हो गई। पेन अगर 100 रुपया उस पर लिखा हुआ है तो उस पर डिस्काउंट कितना है? 4% का, तो कितने में बिका होगा? अरे बताओ जी। 4%, अगर पेन की कीमत 100 मान ली भाई, दोनों मिला के 240 है। अगर पेन की कीमत 100 रुपये है तो किताब कीमत 240 माइनस 100 होगी। पेन पर 4% डिस्काउंट, तो कितने में बिका होगा? 96% बिका होगा। 96% बिका होगा ना। तो चलिए 96%। फिर क्या कह रहा है, किताब पे कितना डिस्काउंट है? किताब पे डिस्काउंट कितना है? 12%। कितने में बिका होगा? 88% बिका होगा, यही ना। कुल पर, कुल पर कितना डिस्काउंट है, ताकि इस प्रकार कुल पर 180 10% की छूट मिले। कुल कितने का सामान था? 240 का। तो 240 पे 10% डिस्काउंट, तो कितने में बिका होगा? 90% बिका होगा। क्या क्लियर है ना? यदि आप इसको सॉल्व कर लेंगे तब भी आपका मान आ जाएगा, ठीक है ना। इसको निकाल लेंगे। इसको मैंने बताया है लाभ और हानि में ऐसी जो चीजें बांट के मैंने बताई हुई है, बस ये अंकित मूल्य था। 240 रुपए में दो, क्या क्या, एक पेन और एक किताब। पेन पर डिस्काउंट 4%, किताब पर डिस्काउंट 12%। कुल मिला के देखा गया तो कुल पर उसको डिस्काउंट मिला कितना? 10% डिस्काउंट, 90% बिका होगा। ये इसको निकाल लीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए तब भी आ जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका मैंने बताया था एलिगेशन का, चले देखें। अभी हम नहीं लगा रहे, अब इस पे हम नहीं लगाएंगे, बस हमने बता दिया। अब इसको लगाइए एलिगेशन पे, समझिए। पेन आपके पास है और आपके पास किताब है, पहले समझ लीजिए फिर। पेन है आपके पास, किताब। पेन पर डिस्काउंट कितना है? 4% डिस्काउंट है। किताब पे कितना डिस्काउंट है? 12% डिस्काउंट। डिस्काउंट को चाहे आप माइनस माने चाहे ना माने, क्योंकि सभी डिस्काउंट ही तो है। ये 4% छूट, ये 12% छूट, ये 10% छूट, सभी क्या डिस्काउंट है। तो पहला पेन 4% डिस्काउंट, दूसरा 12% डिस्काउंट, और कुल पर कितना डिस्काउंट है? 10 का डिस्काउंट। इसको एलिगेशन से लगाएंगे तो कितना आ रहा है इसमें, देखिए। इसका रेशियो निकाल लेते हैं। इसका रेशियो क्या रहा होगा? 12 और 10 के अंदर क्या मिलेगा? 2। 10 और 4 के अंदर क्या मिलेगा? 6। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, क्या आया? 1:3। टोटल मान कितना आ गया? 4। अब हमको किसका कीमत चाहिए, किसकी कीमत चाहिए? किताब की चाहिए कि पेन की चाहिए? इसका मतलब समझिए, रेशियो का मतलब अगर 1 रुपए पेन की कीमत है तो 3 रुपए किताब की कीमत होगी। क्लियर है ना। और कुल मिला कीमत कितनी है? 4। तो ये बताइए 4 में ये कितना भाग है? 1/4। ये कितना है? 3/4। किसका चाहिए? किताब का। तो टोटल मान कितना है? 240। 240 में किताब है कितना? तो 3/4। यही तो है ना किताब। सल करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 से 24 जीरो, 6 का 3 में गुड़ा हुआ, 180 रुपए किताब की कीमत निकल के आ गई। ये एलिगेशन हम लोग लगा लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। यार ये सुबह का टाइम है ना। चलो देखो भाई, एक तरीका मैंने ये बता दिया, इसको आप घर पे सर कर लीजिएगा, करना होगा घर पे खाली टाइम में करिएगा। दूसरा तरीका क्या है, पेन पे 4% डिस्काउंट है, दूसरा किताब पे 12 डिस्काउंट है। कुल पर जब ऐसी चीजें दिया रहे अलग अलग और इकट्ठा मिला के डेलीगेशन काम करता है।
पेन दिया है 4% डिस्काउंट पे, किताब दिया 12% पे, कुल पे 10%। इसकी हम निकाले थे कीमत क्या रहेगी, कीमत का अनुपात क्या रहा होगा। तो कीमत का अनुपात निकालेंगे 8:2:6 यानी 1:3, टोटल हो गया 4। 4 में ये 1 भाग है तो 1/4, 4 में 3 भाग है 3/4। किताब का पूछा तो किताब है 3/4। जो भी कीमत रही होगी कुल मिलाकर उसमें 3/4 किताब है, तो 240 का 3/4 यानी 180 रुपए में किताब रही होगी। क्लियर है ना। चले आगे देखें। ये हो गया, समझ में आया। आगे लिखे। चलिए अगला प्रश्न आपका है, देखते हैं। ये दिया भैया, चलो। एक व्यापारी दो वस्तुएं 6% तथा 11% की छूट पर खरीदा, 6% तथा 11% की छूट पर खरीदा। यदि उसे कुल पर छूट 8% मिली हो तथा दोनों का अंकित मूल्य 1500 रुपए हो, तो दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य का अंतर क्या होगा। आ गया, कितना है। हाँ, पहले आप एक काम करिए, पहले इनकी कीमत निकालना निकाल लीजिए, फिर अंतर कर लीजिए। नहीं निकालेंगे तब भी आ जाएगा। पहले कीमत निकाल लीजिए इनकी, दोनों की कीमत निकाल के अंतर कर दीजिए, क्या दिक्कत है। आ गया होगा भाई। चलिए पहली और दूसरी, पहली पर डिस्काउंट है 6% का, दूसरी पर डिस्काउंट है 11% का, कुल पर डिस्काउंट है 8% का। इनका निकालेंगे डिफरेंट। ये 3 का और कितना 2 का, 3:2, टोटल मान कितना हो गया 5। अब ये है 3/5 और ये है 2/5, किसका, कुल का। कुल कितना लिखा है 1500 रुपए। 1500 रुपए का 3/5 ये है और 1500 रुपए का 2/5 ये है। अगर आपको निकालना है तो आप अलग अलग कीमत निकाल सकते हैं। ये हो गया 900 और ये हो गया 600, यही ना। इनका अंतर पूछा है, अंतर कितना है, अंतर पूछा है, अंतर 300 रुपये, यही तो है। ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको ये नहीं निकालना था, आप इसको आप हटा सकते थे। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा और छोटा कर दे, इसको निकाले ही नहीं, ये सब ना निकाले। ये तो निकल गया रेशियो ना। चलिए बताइए, अगर इसका अंतर निकालना चलेंगे, 3 2 कितना हो गया 5, 5 में ये कितना है 3, 5 में कितना है 2, इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। अंतर तो पूछा है, यानी 1 का अंतर है 5 में, तो 1500 में क्या होगा, निकाल लेंगे 5 यही 15, 300 रुपया। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अंतर पूछा ना, 3 2 का अंतर क्या मिला 1, 3 और 2 का अंतर क्या है 1 है। 5 में 1 का अंतर, गुणे में क्या करेंगे 1500, 1500 में क्या होगा निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। फिर ये आप ना करिए, ये भी निकाल सकते हैं। आगे देखें। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो भैया। दिया है कपड़े का व्यापारी, एक कपड़े का व्यापारी कपड़ों पर 25% की छूट की घोषणा करता है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे 400 रुपये, उसे रुपये 400 की छूट मिले, तो उसे रुपये 320 कीमत वाली कितनी कमीज खरीदनी पड़ेगी। कितना कमीज, 5 कमीज। ना यार, चले देखिए भाई, कह रहे समझिए, एक कपड़े का व्यापारी कपड़ों पर 25% छूट देता है, घोषणा करता है। फिर कह रहा है यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे 400 रुपया छूट मिल जाए, 400 रुपया छूट मिल जाए,
तो कह रहा है कि उसे 320 रुपए कीमत वाली कितनी कमीज लेनी पड़ेगी, उसको 400 रुपया छूट चाहिए ही चाहिए। कितनी कमीज ले ले 400 रुपये बराबर हो जाए। अच्छा बताइए एक कमीज पर छूट कितना मिलेगी, एक कमीज पर छूट 25 रुपया। अगर इसको निकाला जाए रुपए में कितना मिलेगी, तो एक कमीज पर, एक कमीज पर अगर छूट निकाला जाए, एक कमीज पर कितना छूट मिल रही है आप ये पता कर लीजिए। तो कितना लिखा है भाई, 320 रुपए। 320 रुपए वाले कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 25%। तो छूट आपको चाहिए ना कि विक्रय मूल्य, क्यों छूट चाहिए ना। तो 320 रुपए जो लिखा है इस पर डिस्काउंट कितना है, 25%। 320 का 25% होता कितना, निकाल लेते हैं। 25 को 100, 4 8 32, कितना होता है 80 रुपए। एक कमीज पर उसको 80 रुपए की छूट मिलेगी। क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अगर इसका हमको विक्रय मूल्य निकालना होता तब हम निकालते 320 का क्या निकालते 75%। अगर इसका विक्रय मूल्य निकालना होता तब, क्योंकि 25 डिस्काउंट 75 बिकेगा तब निकलेगा विक्रय मूल्य। हमको क्या चाहिए, छूट चाहिए। तो 320 रुपए वाली पे 25% छूट, 25% छूट होता कितना है 80 रुपए। एक कमीज पर 80 रुपए, तो बताइए 400 रुपया छूट चाहिए, कितना कमीज लेंगे 400 रुपया। अगर 80 रुपया पे 80 रुपया मिल रहा है एक कमीज पर, दो कमीज पे 160 मिलेगा, यही ना। तो 400 को छूट उसको चाहिए, तो कितना कमीज हो गया 400 में 80 से भाग, कुल कमीज कितना चाहिए, कुल कमीज उसको कितना लेना पड़ेगा। तो 400 में 80 से भाग करिए, उसको 5 कमीज लेना पड़ेगा, तभी तो एक पे 80 के हिसाब से 8 पंचे 40, 400 की छूट मिलेगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। एक कमीज पर छूट उसको 80 रुपए की मिल रही है, तो कुल कितनी कमीज चाहिए ताकि उसको 400 रुपए की छूट मिले। तो एक पर 80 टोटल में भाग करिए, उसको 5 कमीज लेनी ही पड़ेगी। ठीक है भाई। पहले समझने की कोशिश किया करी, है ना। कुछ लोग अभी जो जागे नहीं है, सो रहे हैं ना, है ना। नींद से जागने का मतलब नहीं पढ़ाई के लिए जागना, है ना। जो बेचारा 10-12 साल का नौकरी करके इलाहाबाद से घर लौटता लड़का रोता रहता है, याद रखिएगा अभी समय है हम लोगों के पास। 10-12 साल पढ़ के आते हैं बेचारे, नौकरी नहीं पाते हैं, रो देते हैं वहीं घर आते टाइम। अभी नहीं समझ में आता ना, जैसे लड़की की विदाई होती है उसको पहले नहीं महसूस होगा कि रोएगी, जिस दिन विदाई होने लगती है ना उसको अपने आप आंसू आ जाता है ना। कोई भी होता है रो देता है उस पल को देख के। तो ऐसे ही होता है, अभी आपको एहसास नहीं हो रहा, तब 10 साल बाद ओवर एज हो जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी ना, तब उसी दिन आपको अपने आप रोना आएगा यार, तब आप सारी यादें याद आएंगी 10 साल वाली। अभी जाग जाइए, इसलिए कह रहा हूँ। एहसास नहीं होता जब समय नहीं आता। अभी छोटे बच्चे गलती करेंगे आपको लगे बिगाड़ देते हैं, जब अभी कभी आपके बच्चे होंगे ना तब उसका दर्द आपको एहसास होगा, है ना। तो अभी समय सीख जाइए, वरना बस समय आएगा ना कि अभी हम लोग देख रहे हैं वो सीरियस नहीं है आप लोग पढ़ने में, बस आते हैं चले जाते हैं, घर पे क्या करते क्या नहीं करते वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप सोचते नहीं है। आते हैं बस फॉर्मेलिटी है, कोचिंग आते हैं पढ़ते हैं बस, घर पे कभी टाइम मिलेगा पढ़ लिए। ऐसे मिलेगी नौकरी, जो 8-10 घंटे लाइब्रेरी पढ़ रहा है ऐसे मिल जाएगी। तो अभी समय है, बहुत टाइम है हम लोग के पास, सीख लीजिए, वरना अभी जब बीतेगा समय ना तब ये सारे दिन याद आ जाएंगे कि उस दिन भगवान मेहनत किए होते और अच्छे से घर पे जाएंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास, दोपहर में सोते हैं, है ना। सोइए दोपहर में, खूब अच्छा अच्छा सपना देखिए आप लोग, है ना। सपना अच्छा देखिए, और करना ही क्या है। चलिए अगला देखिए। एहसास तब नहीं होता जब उसके पास सारी चीजें होती हैं, उसके पास एहसास तब होता जब वो चीज नहीं होती है। वो हर चीज की बात बता रहे हैं। जिसको खूब पैसा दे दिया जाए आराम से रहे ना, उसको गरीबी का एहसास ही नहीं होगा, है ना। इसीलिए गरीब आदमी जो नए नए गरीब से अमीर बनते हैं उनको कुछ दिन तक हवा में रहते हैं वो लोग, है ना। नहीं समझते, कहते हैं ना व्यवहार देके लग जाता है नया नया अमीर बना है, ऐसा होता नहीं, ऐसे होता है। अभी एहसास नहीं हो रहा, जब जो चीज नहीं होती तब वो एहसास होता है, कमी लगती है। अभी समय है, एहसास नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये हो गई ना, चलिए आगे देखते हैं। हम जो जो यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए सोच के हम अपना दिमाग खपाते हैं कभी कभी, कि लोग पढ़ते नहीं हमारे हिसाब से, मेहनत नहीं कर रहे, बस आते हैं पढ़ते हैं फॉर्मेलिटी, जिस हिसाब से पढ़ने चाहिए उसे पढ़ नहीं रहे। दिया भाई देखो, बटा यानी बट्टा, ठीक है ना। दिया है यदि बट्टा, ये बटा नहीं है बट्टा लिखिएगा, है ना।
बट्टा अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर हो और हानि बट्टे की आधी हो, तो हानि का प्रतिशत बताइए। तो हानि का प्रतिशत बताओ भैया। चलिए, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? आपका भला हो, बस ये एक टीचर ही सोच सकता है, याद रखिएगा, और कोई नहीं सोचेगा कि आपका भला हो। एक माँ बाप, एक टीचर, है ना, वो आपको समय देंगे और टीचर आप पे मेहनत करता है। चलिए, कितना आ रहा है इसमें? किसी का है? चलिए देखिए, देखते हैं। दिया भाई, 1/, अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है ना। बट्टा जो है, बट्टा ने डिस्काउंट, पहले समझ लो भाई, जो बट्टा है वो किसका? अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य यानी एमआरपी या प्रिंट रेट जो भी कहिए, 1/, अंकित मूल्य का कितना है? 1/5 के बराबर। अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है ना, तो अंकित मूल्य मुझे पता नहीं, हम मान लेते हैं ना, अंकित मूल्य मान लीजिए 100 रुपये रहा होगा, तो बट्टा क्या रहा होगा? 100 का 1/5 है भाई। बट्टा अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर। अंकित मूल्य अगर हमने 100 मान लिया, तो बट्टा आपका हो गया 5 दूनी 10, कितना भैया? 20 रुपए का। अगर मान लीजिए उस पे लिखा था, कोई वस्तु रही होगी, उस पे लिखा था 100 रुपया, तो बट्टा कितना है? 20। तो बिका कितने में होगा? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितने में रहा होगा? 100 में से 20 घटा 80 में बिका होगा। बताओ, कोई दिक्कत? 80 में बिका, फिर क्या करा? बिका, और क्या करा? बट्टा अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है और हानि बट्टे की आधी है। हानि हो रही भैया। अच्छा बताइए, बट्टा कितना है? 20, तो हानि कितना होगी? लास्ट हानि कितना होगी? हानि कितना होगी? 10 की हानि होगी। ये तो कह रहे ना, हानि बट्टे की आधी है। हानि बट्टे की आधी है, बट्टा 20 है, तो हानि कितने की? 10। अब खुद सोचिए, यदि आप कोई सामान 80 रुपए में बेच रहे हो और आपको 10 रुपए का घाटा हो रहा है, तो सामान कितने का था? सामान कितने का था? 90 का ना। 80 में बेचे, 10 रुपए घाटा हो गया, इसका कास्ट प्राइस रहा होगा 90 रुपये। 80 में ये 10 जुड़ गया, प्रैक्टिकल सीखी, 90 रुपए उसका खरीदने का रेट रहा होगा, और 90 में खरीद के पूछा क्या है? हानि का प्रतिशत बताइए। अच्छा, 90 में खरीद के कितने में बेच रहे हो आप? 80 में बेच रहे हो, हानि हो रही ना? कितने की हानि हुई? 10 की। यही हानि प्रतिशत बदल ले, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य, यानी 90 गुणे में 100। सरल करो भैया, आएगा 11 सही 1/9% की हानि हो रही। 11 सही 1/9% की हानि हो रही। ठीक है, एक एक चीज समझने की कोशिश करिए, है ना, रटिए नहीं सवाल को, सवाल को पहले समझिए। अगर समझ में आ जाएगा तो आप सब जो भी है वो सब लगा लेंगे। ये इसको छोटे में बन सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये समझाने के लिए थोड़ा सा इतना बड़ा जा रहा है। पहले समझ में आ जाए बस, कोई चीज समझ में आ रही तो बड़ी चीज भी छोटी लगने लगेगी, आधी तो दिमाग में लग जाती है, बस समझ में आ रही तो आपको हानि हो रही 11 से 1/9% की, है ना। चलिए अगला प्रश्न, कोई डाउट इसमें? चले भाई, अब देखिए, कभी कभी कहते होंगे, हो सकता है क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं, ऐसा ना? क्यों क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं?
लेकिन इसमें अंकित मूल्य को मान लीजिए। देखिए पहले समझिए किसका किससे संबंध दिया है, सवाल में ये जरूर देखा करिए किसका किससे संबंध दे रखा है ना। इसमें संबंध दिया था बट्टे का अंकित मूल्य से, क्योंकि अंकित मूल्य से नीचे छोटा होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बाद होता है क्रय मूल्य। तो इसमें बट्टे का संबंध दिया था अंकित मूल्य से, क्योंकि अगर बट्टा और अंकित मूल्य मुझे पता चल जाएगा, विक्रय मूल्य मुझे पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये सवाल समझिए, प्रैक्टिस करिए। शुरू में थोड़ा दिक्कत होती है, किसे 100 माने, अंकित मूल्य को माने कि क्रय मूल्य को माने। देखिए किसका संबंध किससे दिया है, उसी से माना करिए। इसमें दिया था बट्टे का संबंध अंकित मूल्य से, हमने अंकित मूल्य को मान लिया, अंकित मूल्य मान लिया 100 रुपए उस पर लिखा था। बट्टा जो है अंकित मूल्य का 1/5 है, यानी 20 बट्टा हो गया। 100 लिखा था, 20 छूट देंगे तो बेचेंगे 80 में। और कहा गया है कि हानि बट्टे की आधी है। बट्टा भी हमने पहले मान लिया है 20, और जो हानि है उसकी आधी है बट्टे की, तो हानि कितना हो गई 10। 80 में बिका, 10 का घाटा हुआ, 80 में बेच के 10 रुपया घाटा, तो खरीदे कितने में थे 90 में। यही हानि पूछ रखा प्रश्न में, 90 में खरीद के 80 में बेच रहे हैं, 10 रुपए का घाटा हो रहा है, और 90 में खरीदे थे, गुड़े में हो गया 100। निकाल लेते हैं, आपका 11 से 1/9% हानि। क्लियर है ना। आगे लिखते हैं। हानि इसमें बच्चा रुपया में है नहीं, तो सब प्रतिशत में चलेगा ना, कहीं कीमत तो दी नहीं थी। हाँ अच्छा ये वाला जो कह रहा, हाँ अच्छा ये जो कह रहा है यही ना। हाँ क्या कहते हैं, यदि बट्टा अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर हो और हानि बट्टे की आधी हो, जितना बट्टा होगा उसका आधा। प्रतिशत नहीं चला, जितना बट्टा होगा उसी का आधा। या फिर अगर आपको सही तो ये 20% है, बट्टा कितना है 20%, किसका है ये 20%, अंकित मूल्य का। तो हानि कितना होगी, हानि कितना होगी, अरे बट्टे का आधा होगा ना, 10% होगा। किसका 10% फिर, अंकित मूल्य का। 100 का 10%, 100 का 10%, 10 होगा ना। ठीक है ना, चाहे जैसे समझिए। चले आगे, अगला चलो भाई देखो, चलिए अगला प्रश्न आपका है, देखिए एक वस्तु पर यदि छूट 25% है तो, एक वस्तु पर यदि छूट 25% है तो लाभ 25% है। यदि एक वस्तु पर यदि छूट 25% है तो लाभ 25% है। यदि छूट 10% हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। आ गया भाई, चलिए बढ़िया। कितना है, चलिए देखिए, कह रहा एक वस्तु पर यदि छूट 100% है तो छूट 25% है तो लाभ कितना है 25%। यदि छूट 10% हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ना। ये काम करते, लाभ और की बात कर रहे हैं ना, तो आप क्रय मूल्य को मान लीजिए 100। ठीक है ना, क्रय मूल्य को मान लीजिए, क्योंकि लाभ भी तो हो रहा है। क्योंकि अगर क्रय मूल्य को मानेंगे 100, तो क्रय मूल्य ने 100 से जो मान अंकित मूल्य आएगा, जो भी आएगा कम ज्यादा, वो सीधा सीधा 100 से जोड़ घटा सकते हैं। 100 के अलावा मानने से एक नियम आपको और लगाना पड़ता है। इसलिए जब लाभ और हानि पूछ रहा है तो आप क्रय मूल्य को मान लेते 100। आपका जो कास्ट प्राइस रहा होगा मान लीजिए 100 रहा होगा। ठीक है ना। अच्छा कोई सामान 100 रुपए में खरीदे तो लाभ कितना लेना है 25 का, कितने बेचेंगे, सेलिंग प्राइस क्या हो गया 125 बेचेंगे ना। कह रहा है ना 25% लाभ है, और क्या कह रहा 25% लाभ, और कह रहा वस्तु पर यदि 25% छूट हो तब 25% लाभ है। यानी जो ये 25% लाभ हुआ है वो उसके प्रिंट रेट यानी अंकित मूल्य पर कितना छूट दी गई थी 25% छूट दी गई। तो अंकित मूल्य के कई परसेंट बेचा गया होगा, अंकित मूल्य के 75% के बराबर हो जाएगा ये विक्रय मूल्य। क्लियर है ना। तो हम निकाल लें, तो चलिए यहां से निकाल लेते हैं। आपको विक्रय मूल्य हो गया, तो प्रिंट रेट पर 25% डिस्काउंट यानी 75% के बराबर है आपका ये 125 रुपये विक्रय मूल्य। क्या कोई डाउट है,
हमने माने 100 रुपये हम खरीदे थे, 25% लाभ हुआ है, 125 बिका होगा, लेकिन जो लाभ हुआ है कैसे हुआ है? अंकित मूल्य पर, किसी अंकित वस्तु पर छूट दी गई 25%, 25% छूट के बराबर है ना, तो 25% छूट यानी 75% बराबर होगा ये। तो अंकित मूल्य क्या होगा, हम निकाल लेते हैं इसका अंकित मूल्य। 125 गुणे में जाएगा 100 बटे में आएगा 75, 25 या 75, 25 का 100 गुणा कर लो भैया, 500 बटे में 3 आएगा। 500 बटे 3 आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है, ये प्रिंट रेट है, उस पर लिखा कितना था 500 बटे 3, ये तो कटेगा नहीं। अब क्या कह रहे हैं, 10% छूट दी जाए। अब फिर से सेलिंग प्राइस निकालिए, 10% छूट देके इसको बेच दीजिए। 500 बटे 3 अंकित मूल्य वाला जो सामान है 10% डिस्काउंट दे कितने बेचेंगे, 90 में बेचेंगे। तो 90 में बेचेंगे तो बेच देते, क्या मिलेगा देखो, खत्म हो गया। 3 3 9, 5 3 15, कितने में बिका, कितने में बिक रहा है, 150। सामान कितने में खरीदे थे, 100 में। लाभ कितना हुआ, 50% का। यही पूछा लाभ कैसे बताइए, तो लाभ आपका हो रहा है सीधा सीधा 50% का लाभ हो गया, 50% का लाभ। कोई दिक्कत, ये नहीं समझ में आ रहा क्या, ये सब पढ़ाया कर थोड़ा देखिए तो कहीं अगर डाउट लग रहा है भाई। क्रय मूल्य 100 हो गया, बेच रहे कह रहा अंक छूट पर, यदि वस्तु 25% छूट है तो 25% लाभ होता है। तो अगर क्रय मूल्य हम मान लिए 100, तो 25% लाभ के लिए 125 में बिका होगा, लेकिन ये छूट पर बिका है 25%, तो छूट यानी मिला होगा प्रिंट रेट पर 25% यानी 75% के बराबर 125। हम प्रिंट रेट निकाल लेते, क्या रहा होगा 500 बटे 3। अब इस पर दिया गया 10% डिस्काउंट, तो 500 बटे 3 पर 10% डिस्काउंट 90 के बराबर 150, यानी बिका कितने में, 150। कितने का था, 100 का, 100 से 150 होगा, 50% सीधा बढ़ गया, उत्तर आपका हो गया। क्रय मूल्य मानने से ही फायदा होता है, क्रय 100 में जो ज्यादा रहेगा वही ज्यादा है, जो 100 से कम है वही कम है। चलें देखें अगला। अगर अंकित मूल्य को भी हम 100 मान ले तब भी आपके सवाल आएगी, बस ये भिन्न में चलेगा, अभी अभी और नियम थोड़ा लगाना पड़ेगा तब भी आ जाएगा। अगर आपको ट्राई करना तब कर लीजिएगा, करना हो तो कर लीजिएगा। 100 अंकित मूल्य मानिएगा, 25 डिस्काउंट 75 बेचेगा, जो 75 बिकेगा क्रय मूल्य पर 25 लाख, क्रय मूल्य की 125% बराबर 75 पर संदर्भ साल के निकालिएगा, है ना। उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, थोड़ा सा हो, बाकी आ जाएगा। कोई है नहीं, बस सवाल समझिए, बस मजाक में सब लग जाएंगे यार, कोई कठिन नहीं है सब। अगला देखिए, चलिए अगला प्रश्न, लगी नहीं। चलिए, 3 हाथों से गुजरने वाले एक आभूषण कीमत में, दिख रहा है, हाँ, 3 हाथों से गुजरने वाले एक आभूषण की कीमत में कुल 65% की वृद्धि होती है यदि पहले वाले दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ कमाया, तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ बताइए। चलिए देखिए, लिख लीजिए फिर जल्दी से। चलें देखिए, कह 3 हाथों से गुजरने वाले एक आभूषण की कीमत में कुल 65% की वृद्धि होती है यदि पहले वाले दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ कमाया, तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ क्या है। तो तीसरे विक्रेता द्वारा, ठीक है ना, अर्जित लाभ क्या था, ठीक है भाई। चलिए आ गया होगा, कितना आ रहा है, 10%। चलो देखो, कह रहा 3 हाथों से गुजरने के बाद आभूषण की कीमत कुल 65% बढ़ गई। हम एक काम करते हैं, आभूषण की कीमत मान लेते हैं, मान लीजिए जो आभूषण रहा होगा, जो भी ज्वेलरी रही होगी, उसकी कीमत, आभूषण की कीमत मान लेते हैं 100 रुपया थी। आभूषण कितना था, 100 रुपये में। अब 3 हाथों से गुजरा और 65% बढ़ गया, तो हो कितना गया, 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए का सामान था, 3 हाथों से गुजरा तो 65 बढ़ गया, कितना हो गया होगा, 165 है ना, 165 कुल हो गया होगा। पहले वाले ने कितना कमाया, 20%।
पहले वाले ने कमाया 20% यानी 120% बिका। दूसरे वाले ने कमाया कितना 25% यानी 125 में बिका। तीसरा वाला कितने में बिका मुझे खुद नहीं पता, मान लेते हैं वो भी कुछ कमाया होगा। और लास्ट में वो सामान कितने का हो गया 165 का। बस यही तो करना था। 100 रुपए का वोचर था, 3 हाथों से गुजरा, 65% रेट बढ़ गया। 65% बढ़ के कितना हो गया 165। पहले वाले ने 20 कमाया, दूसरे वाले ने 25 कमाया, और तीसरे वाले ने कितना लाभ कमाया मुझे पता नहीं, निकालना है मुझे बराबर किसके कुल के। कुल 165 हो गया। सरल कर ले इसको। चलिए बस सरल करना था, यही तो था इसमें। चलो भैया कितना 100 से 100 खत्म, 25 पंची हो गया है, 25 चौका 100। अभी ठीक है ना, 4 से काट दे, 4 3 12 जीरो हो गया। अभी और काट दे, रहन दो मत काटो, इसको काट दे। 5 3 चलो एक जीरो काट देते, अच्छा ही लग रहा। 0 0 खत्म। 5 3 15, अब 15 धामा 150, 15 11 165 हो गया। 100 प्लस x बराबर 15, 11 का 10 में गुणा हुआ 110। 100 उधर जाके घटेगा, 110 में 100 घटा, क्या बचा 10% लाभ। प्लस में आ रहा तो लाभ हुआ होगा, ठीक है ना। 10% कमाया है तीसरा वाला। 3 हाथों से गुजरा है, पहले ने कमाए 20, दूसरे ने कमाए 25, तीसरे ने कितना कमाया मुझे पता नहीं। कुल पर 65% मान बढ़ गया है। कुल पर 65% मान बढ़ गया है। ये थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए, थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करिए। और जिसको कोई डाउट रहे ऐसा कुछ है तो क्लास के बाद पूछ लिया करिए। अगर कोई सवाल में डाउट है क्लास खत्म हुए तो होने के बाद पूछ लिया करिए। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न, ठीक है ना, बस ये सॉल्व करना था। अगला लिखो। चलिए एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो कि उसे विदेश में रुपए 500 की पड़ती है, बड़ा कर दें देखो। एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो कि उसे विदेश में 500 रुपए की पड़ती है 10% सीमा शुल्क देता है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे कार वगैरह बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती सस्ती कारें हैं, लेकिन यहाँ लाने के लिए उसका टैक्स बहुत महंगा पड़ जाएगा। सोचिए वहाँ कहीं के यहाँ ला लें, उस पर टैक्स सीमा शुल्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इसलिए जैसे रूस वगैरह में यहाँ पे कार है, वहाँ पे आप लेंगे 8 साढ़े 8 9 लाख में बहुत अच्छी अच्छी कारें मिल जाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी कारें। फॉर्चूनर वगैरह 12-15 लाख में आ जाएगी, है ना। बहुत अच्छी अच्छी कारें मिलेंगी। वहाँ टैक्सी जो चलती है वो आडी की चलती है ना। वहाँ टवेरा नहीं चलता है ना। वहाँ लग्जरी कार चलती है, जैसे यहाँ पे ओला वगैरह में चलता नहीं है, वहाँ पे लग्जरी कारें चलती है। चलो भैया देखो, एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो कि उसे विदेश में 500 रुपए की पड़ती है 10% सीमा शुल्क देता है, वह खरीदार को 25% छूट देकर भी 20% लाभ कमाना चाहता है, तब घड़ी का अंकित मूल्य कितना तब घड़ी का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। आ गया होगा कितना भैया 880। चलो ऑप्शन में है 880। चलिए है ऑप्शन में, बढ़िया। चलिए हाँ देखिए इसमें दिया क्या भाई, एक लाइन की सवाल है, पढ़ने में लग रहा है, देखने में लग रहा है ऐसे बड़ी बड़ी सवालें दे देता है, लगता है बड़ी बड़ी है ना काफी, है नहीं कुछ इसमें, कोई दम नहीं इसमें। देखिए भाई घड़ी कितने की पड़ी हो, घड़ी वहां कितने की पड़ रही विदेश में 500 रुपये। अगर वो सीमा शुल्क देगा 10% तो उसका रेट और बढ़ जाएगा घट जाएगा, बढ़ जाएगा ना। जो 500 पड़ रही थी 500 ज्यादा की पड़ेगी, समझिए 500 रुपया की जो घड़ी थी आते समय 10% सीमा शुल्क दिया तो 10% बढ़ गया उसका रेट, और यहाँ जब लेके आया उसको बेच दिया, खरीदार को बेच दिया। बेचा कैसे 25% छूट देकर कितना कमाया 20%। कमाया किस पर होगा, जो लगाया होगा, इस पर 20% कमाया यानी 120% लिया होगा, और प्रिंट रेट पर अंकित मूल्य पर 25 छूट दिया यानी 75 के बराबर है। बस यही एक लाइन तो सवाल थे। 500 रुपए वहां कीमत थी,
लाया, सीमा शुल्क दिया 10%, उसका रेट बढ़ गया होगा। जो रेट बढ़ा यहाँ लाके कुछ रेट उस पर लिखा, कुछ अंकित किया, अंकित करने के बाद उस पर 25% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद वो फिर भी 20% लाभ कमा, तो लाभ किस पर होगा? सीधी सी बात, इतना झामताम किया, लाभ किस पर? जो उसने लगाया है, जो उसकी लागत है, लागत पर 20% लाभ लिया और प्रिंट रेट पर 25% डिस्काउंट के बराबर हो गया। क्यों? यही तो है ना, अंकित मूल्य पर छूट विक्रय मूल्य के बराबर होती है। ये तो पढ़े हम लोग, सरल कर ले इसको। चलो 100 से 100 खत्म, अब इसको काट देते, यहां से यहां खत्म हो गया 0 0। अभी 5 से काटे 15, बाद में 15 थे 120, 11 काट में गुड़ा हुआ 88 0। उसका प्रिंट रेट था 880 रुपए, उस पर अंकित कितना किया? 880 रुपए लिखा था। ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें? डाउट? 500 घड़ी थी, 10 टैक्स दिया होगा, अगर आप निकाले होंगे तो 550 पड़ गई घड़ी वो। अगर आप निकालना चाहते 10% बढ़ा के तो 550 समान था, 10% टैक्स 50 बढ़ गया होगा, 10 बड़ा 550 पड़ा होगा। अब 550 20% लाभ ले रहा है, बेच दीजिए और अंकित मूल्य के छूट के बराबर। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य पर छूट के बराबर होता है, मैंने पढ़ाया था पहली क्लास में, ठीक है ना? अंकित मूल्य पर जैसे आपने छूट दिया वो क्या निकल गया? विक्रय मूल्य। बस यही तो है ना। चलिए अगले देखते हैं। इसमें आंसर आपका आ गया 880। आगे लिखिए अगला प्रश्न। एक आदमी ने, अगला प्रश्न देखो भी, एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% छूट पर एक घड़ी खरीदी। चलिए देखिए, एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% छूट पर एक घड़ी खरीदी। उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसके 140% पर उसे बेचने पर उसे मूल कीमत से 40 रुपए अधिक मिले। मूल कीमत से 40 रुपए अधिक मिले तो घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी? तो घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी? आ गया भाई? कितना आ रहा है इसमें? 600। चलिए बढ़िया, ऑप्शन में है। क्या किया जाए बताइए, बताओ भाई क्या किया जाए इसमें? क्या मूल कीमत माने? मूल कीमत क्या माना जाए? 100 मान ले। चलिए मूल कीमत मान लीजिए 100 रही होगी, तो मानिए क्या दिक्कत है, लगाते चलिए मूल कीमत। चलिए जो भी मूल कीमत रही होगी, हम मूल कीमत मान लेते हैं, मान लीजिए बहुत तरीका है लगाने का। मूल कीमत मानो 100 रही होगी, फिर क्या कहा? मूल कीमत पर 25% छूट पर घड़ी खरीदी। उसने खरीदा कितने में? खरीदा कितने भैया? मूल कीमत 100, खरीदा 25% डिस्काउंट ना, खरीदा कितने में? 75 में। अभी ठीक है ना? अब क्या करें, अगर 100 माने तो 100 में चलिए, कोई दिक्कत नहीं। मूल कीमत रही होगी 100, खरीदा किसमें? 75 में। फिर क्या करा? उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसके 140% पर बेच दिया। अब उसने बेच दिया, बेच दिया यानी सेलिंग प्राइस, बेच दिया कैसे? 75 वाले सामान पे 140% लिया है, यही ना? 140% अधिक नहीं कहा, अगर ये कहा तो 140% अधिक पर बेचता तो हम 240 यहाँ लिखते। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कम ज्यादा नहीं कह रहा, सीधा सी कह रहा है 140% बेच दिया। बेच दिया तो सरल करते हैं, चलो भाई 5 दूनी 10, 5 15 75, 2 से काटेंगे 7, 15 सत्ते 105। क्लियर है ना? मूल कीमत क्या थी? मूल कीमत क्या थी? 100। बेचा किसमें? 105 में। कितना परसेंट कमाया? कितना परसेंट कमाया? 5%। 5% कमाया, प्रतिशत में कितना? 5%। और कितना रुपया कमाया?
40, 5% बराबर 40 की। चलिए निकाल लें कीमत उसकी। तो 5 से काटे, 5 8 40, 800 रुपये। ये 800 रुपये क्या था उसकी मूल कीमत, 800 रुपये क्या था उसकी मूल कीमत निकल गई। कोई दिक्कत? 5% ज्यादा है ना, 5% बराबर 40 के, 5% कमा रहा है, 40 कमा रहा है, 5% बराबर, तो मूल कीमत कितना निकली 800। क्या मूल कीमत पूछा था सवाल में? क्या मूल कीमत पूछा था? पूछा क्या है? घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी, घड़ी कितने में खरीदा था? अच्छा, जितना मूल कीमत थी उतने में ले लिया था, कुछ छूट लिया था? 25% छूट लिया था ना, कहा नहीं 25% छूट पर सवाल पढ़िए तो यहाँ फीड हो जानी चाहिए। 25% छूट लेके खरीदा है, तो खरीदा कितने में था, क्रय मूल्य उसका, खरीदा यानी क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। खरीदा यानी क्रय मूल्य कितना था 800 रुपये पर 25 डिस्काउंट लिया, कितने में लिया होगा 75। सल करेंगे हम लोग तो आ गया 75 दूनी 150, 15 चौके 60 यानी 600 रुपया। कितने में खरीदा था वो? 600 रुपया में खरीदा था। हो गया भाई, लग गई। चलिए अगला प्रश्न। आज टाइम ले रहे हैं आप लोग ज्यादा। फिर से कहाँ बचा, कौन सा? मूल कीमत मान लिया 100 रुपया, खरीदा कितना 25% डिस्काउंट लेके 75 में, जितना खरीदा उससे 140% बेच दिया, उसके 140%, 140% अधिक में नहीं बेचा। अगर 140% अधिक में बेचता तो 100% की कीमत हो जाती, 100 और बढ़ जाता 240 बेचता। इसने कहा जितना खरीदा उसके 140% में, तो खरीदा 75 में, उसके 140% होता कितना है, 140% निकालेंगे तो 105 में बेच दिया। 100 का सामान 105 में बिका, कई परसेंट है ये 5%, 5% मिला, कमाया ना वो 5% कमाया, तो 5% का अंतर मिला, और यहाँ अंतर कितने का 40 रुपए। कह रहा मूल कीमत से 40 रुपए अधिक मिले, यहाँ पे कितना अधिक 5%, 5 का अंतर बराबर किसके 40 के, तो 5% बराबर 40 के, तो मूल कीमत निकल गई। पक्षांतर करेंगे 5 और 40 गया 100 के, ठीक है ना। ये मूल कीमत का ही तो 5% है, मूल कीमत 5% बराबर 40, मूल कीमत निकल गई 800। अब 800 में नहीं खरीदा था, मूल कीमत पर डिस्काउंट लेके लिए था, 25 डिस्काउंट 75% खरीदा था, खरीदने का रेट पूछा था तो 600 हो गया। अगला प्रश्न आगे लिखे। चलिए अगला देखो। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर 10% हानि पर कोई वस्तु बेच दी। हाँ, एक दुकान ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर 10% की हानि पर 10% की हानि पर कोई वस्तु बेची, तो उसका लागत मूल्य अंकित मूल्य का होगा। देख रहे सवाल क्या है इसमें, कितना 1/9, 4/9, 5/9, 7/9। हाँ, सवाल बड़े नहीं पा रही यार हम लोगों की, बहुत कम सवाल है। टाइम टेकन वाले सवाल है क्या, समझाना थोड़ा थोड़ा। चलो देखो, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर, आधी छूट मतलब अंकित मूल्य मान ले, चलो उसका प्रिंट रेट मान लेते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना भैया, प्रिंट रेट उसका कितना है, अंकित मूल्य 100 मान लेते हैं। कह रहा है दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर, आधी छूट देने का मतलब हो गया कि जितना अंकित मूल्य है उसका आधा छूट दे दिया। अगर 100% अंकित मूल्य है तो छूट कितना 50%। तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस उसका क्या हो गया, कितने में बिका होगा 50 में बिका होगा, यही ना। आधी छूटे दे दिया तो बिका किस में होगा 50 में बिका होगा। अब कह रहा कि 50 में आपने बेच दिया तो आपको क्या हो गया 10% का घाटा हो गया। तो जो आपने 50 में बेचा घाटा हो गया,
क्लियर है ना। तो घाटा हुआ तो आपको क्रय मूल्य पता करना है। तो क्रय मूल्य पर घाटा होता है कि नहीं होता? तो क्रय मूल्य पर घाटा हो गया तो कई परसेंट घाटा हुआ है? 10% घाटा। तो क्रय मूल्य के कई परसेंट बिका होगा? 90% बिका होगा। 90% बराबर किसके? 50 के। तो क्रय मूल्य निकाल ले, 50 गुणे में 100 बटे में क्या हो गया? 90। अब जरा सरल करो इसको भाई, क्या रहा? 5 0 0 खत्म, 500 बटे 9, 500 बटे 9। पूछा क्या है? क्रय मूल्य निकल गया। पूछा क्या है? ये क्रय मूल्य है 100 बटे 500 बटे 9। पूछा क्या है? पूछा है क्या? पूछा है तो बेची गई तो उसका लागत मूल्य अंकित मूल्य का होगा। लागत मूल्य यानी ये, अंकित मूल्य यानी 100 का होगा। क्या होगा पता नहीं, देख ली। अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य 100 का, ये 500 बटे 9 क्या होगा? रिश्ते में क्या लगता है? नीचे करे 100 100 खत्म, 5 बटे 9 हो गया आंसर। यही पूछा था। तो लागत मूल्य अंकित मूल्य का क्या होगा? किसका? अंकित मूल्य का। कौन? लागत मूल्य। अंकित मूल्य 100, लागत मूल्य 5 बटे 9 क्या होगा? तो 5 बटे 9 हो गया। अंकित मूल्य माना हमने 100, कह रहा जितना अंकित मूल्य पर आधी छूट पर, आधी छूट पर अंकित मूल्य जितना लिखा था आधी छूट पर ले लिया। 100 लिखा था, 50 में बिक गई सामान, बिका 50 में, लेकिन कह रहा वो घाटा हो गया उस पर। घाटा होता है किस पर? लागत मूल्य पर। घाटा किस पर होता है? लागत मूल्य पर। लागत मूल्य पर 10% घाटा, तो बिका किस में होगा? 90% बराबर 50 के। तो उसका क्रय मूल्य क्या है? लागत मूल्य क्या हुआ उसका? 50 गुणे 100 बटे 90। उसका लागत मूल्य 500 बटे 9 है। कह रहा तो लागत मूल्य अंकित मूल्य का क्या होगा? लागत 500 बटे 9, अंकित मूल्य का इसका 100 का। 100 का क्या होगा? भाग में पूछा, निकालेंगे, 5 बटे 9 हो गया। ठीक है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न। चलो किसी साड़ी की अंकित मूल्य, अंकित कीमत रुपए 200 है। इस अंकित कीमत पर 20% छूट देने के पश्चात दुकानदार को रुपए 16 का लाभ होता है। रुपए 16 का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बताएं। चलिए देखिए, चलिए पढ़े भाई। चलिए, किसी साड़ी की अंकित कीमत 200 रुपए है। अच्छा, लिखा कितना है? 200। लिखा कितना? पहले आप सवाल समझिए। लिखा कितना? 200 है। डिस्काउंट कितना है? हाँ, प्रिंट रेट उस पर 200 है, डिस्काउंट है 20% का। तो बिका कितने में? 200 रुपए का सामान 20% डिस्काउंट किसमें बिका? 80 में बिका। 80 का मतलब होता कितना है? 160 में बिका। क्या कोई दिक्कत? 160 रुपये में आपने बेचा, साड़ी कितने बिकी? 160 में। कितना रुपया आपको लाभ हो रहा है? कितना रुपए का लाभ हुआ? 16 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा बताइए, 16 रुपया लाभ हुआ, 160 रुपये में बेचने पर आपको 16 रुपया लाभ मिला, तो आपका कास्ट प्राइस क्या रहा होगा? 160 में 16 जुड़ेगा घटेगा? 16 कम रहा होगा ना। 160 में आपने बेचा, आपको 16 रुपए का लाभ मिला, यानी सामान जो था इससे कम का रहा होगा। 160 में 16 घटा देते, था कितने में? 144 रुपए का था। 144 रुपए में खरीद के 160 में बेच रहे हैं, तभी तो 16 रुपए का लाभ हुआ। पूछा यही लाभ प्रतिशत में। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्या लिखे ऊपर अंश में? 16 बटे 16 बटे गुणे में कितनी बार में?
9 बार में 100 बटे कितना आया 11 सही 1/9% का लाभ 11 सही 1/9% का लाभ हो रहा है। 16 क्यों जुड़ेगा किस में जुड़ेगा 160 में कहा 16 जुड़ेगा उसको सवाल छोड़ो जाने दो खुद सोचो 200 रुपया का क्या साड़ी थी खुद सोचो उसको भूल जाओ 200 रुपया की साड़ी थी 20% डिस्काउंट देंगे तो कितने बेचेंगे 200 साड़ी 80 बेचेंगे 80 दूनी 160 बेचेंगे इसको भूलिए जो मैं कह रहा हूँ उतना सोचिए 160 रुपये में बेचे ना अगर आप समझिए 160 रुपये में कोई साड़ी बेचे आपको 16 रुपये का लाभ मिला तो कितने में खरीदे थे 160 रुपये में बेच रहे हैं हम और 16 रुपये हम कमा रहे हैं तो खरीदे कितने में थे 160 से 16 रुपये कम में खरीदे रहोगे ना 16 कम करी कितने में खरीदे थे 144 में खरीदे थे बेच 160 में तभी तो 16 रुपये कमा रहे हैं तो 144 क्रय मूल्य लाभ कितना 16 तो फिर लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे में 100 सल करेंगे निकालेंगे आ गया 11 से 1/9% का लग गई है अगला प्रश्न देखें चलिए अगला देखें चलिए ना चलो निपटा भैया ये 42.T हो गया ऑप्शन में क्या ये क्या हो रहा है यार ये भैया टी नहीं है यार कुछ और होना चाहिए देखते हैं आपसे मिलाएंगे अगर हो सकता है गलती हो गई होगी 42.T% हो गया ना टी नहीं होना चाहिए कुछ और अगर होगा तो होगा नहीं तो फिर देखते हैं अगर आपसे मिलाएंगे देखते हैं ठीक कर लिया जाएगा किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दुगनी है कौन दुगना है सवाल लिखना उसका लिख लीजिए फिर समझाएं सवाल को एकदम बढ़िया से पढ़िए और मजे से और लगाइए सीरियस होकर नहीं पढ़ाया जाता पढ़ाई सीरियस होकर नहीं की जाती है सीरियस होते हैं अस्पताल में जाया जाता है ना मन होना चाहिए पढ़ने का मऊ से पढ़िए और कितना मन रहे हम आपको कितना सीरियस बैठा दें हाथ पैर बांध के आप पढ़ लेंगे क्या नहीं पढ़ पाएंगे मन होना चाहिए ना जब तक आपकी इच्छा नहीं आप कैसे पढ़ पाएंगे अच्छा मतलब ये गलती है इसमें इसको 5 होना चाहिए फिर ऐसा है चलिए आप बता रहे हैं 42.5 आ रहा भैया चलो देख लेते हैं हम लोग है ना कह रहा है अब चलिए सवाल लिख लिए तो पढ़े इसको देखिए लगाएं आप पहले जहां समझ जिसकी नहीं आ रही जिसको नहीं आ रही पहले समझिए कह रहा किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दुगनी कौन दुगना है अंकित कीमत किससे दुगना है लागत से हम लागत ही ना मान ले लागत यानी कास्ट प्राइस मान लेते 100 रुपया रहा होगा उसका प्रिंट रेट अंकित मूल्य कितना है दुगना 200 हो गया कोई दिक्कत अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दुगनी है अगर ये 100 है तो ये 200 हो गया क्लियर है ना अब उसको बेचा गया बेचेंगे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं 15% डिस्काउंट देंगे तो कितने में बिकेगा 200 का सामान 15% डिस्काउंट यानी 85 में बिकेगा ना दो अच्छा सॉरी कीमत से दुगनी यदि 15% लाभ प्राप्त करना तो सॉरी 15% लाभ प्राप्त करना मुझे लगा डिस्काउंट है कोई बात नहीं यार ये गलत है हमको कितना लाभ लेना है 15% लाभ लेना तो ये बताइए अगर 15% लाभ है तो उसको हम बेचेंगे किसमें हमको 15 लाभ लेना है हमने खरीदा कितने में था 100 में लिखा कितना है हमने 200 खरीदा था 100 में लिखा कितना है 200 हमको कमाना कितना है सिर्फ 15% कमाने का मतलब समझ रहे हैं 100 रुपए का सामान कितने में बेचेंगे 100 रुपए का सामान कितने में बेचेंगे 115 में बेचेंगे ना हमको 15% से कमाना है आपने लिखा कितना है लिखा कितना भैया उस पर लिखा आपने 200 डिस्काउंट दे के आपको 115 में बेचना कई रुपए छोड़ेंगे आप ग्राहक को कितना रुपए ग्राहक को छोड़ेंगे 85 रुपए कितना छोड़ेंगे 85 का डिस्काउंट देना पड़ेगा किस पर अंकित मूल्य पर छूट किस पर दी जाती है अंकित मूल्य पर 200 गुणे में सल कर ले यही पूछा प्रतिशत में छूट बताइए पहले सवाल समझा करिए फिर लगाते हम पढ़े नहीं थे गलती हो गया था भैया 42.5% का डिस्काउंट देंगे हम फिर समझे कह रहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से दोगुना है लागत से दुगुना लागत को मानिए 100 लिखे हम 200 लिखे 200 लेकिन हम 200 में बेचेंगे नहीं बेचेंगे किस पर कह रहा हमको सिर्फ 15% लाभ चाहिए 100 का सामान था 15% लाभ लेकिन इनको सिर्फ 115 में बेच देना है बस लिखे कितने
200 बेचेंगे किस पे 115 में, कितना रुपया छूट देंगे हम, तो 85 रुपए का डिस्काउंट देंगे ना, यही डिस्काउंट बदलेंगे प्रतिशत में, प्रतिशत छूट बराबर छूट बटे अंकित मूल्य गुणे में 100, छूट बटे अंकित मूल्य गुणे में 100 निकालेंगे, आगे आंसर 42.5% का, 42.5% आप डिस्काउंट देंगे। अगला प्रश्न, चलिए बढ़िया, कुछ सवाल में है, एक लाइन के सवाल है, बस सवाल समझना है ना, लिखना नहीं जरूरी है, सवाल समझना जरूरी है। अगला देखिए, एक और देख लेते हैं, निपटा देते हैं हम लोग तब तक। आज बस ये लास्ट, आज की क्लास की लास्ट सवाल करते हैं ना, क्योंकि आगे फिर आज सवाल ज्यादा हो नहीं पाए, कोई नहीं, चलिए देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 32% अधिक है, ध्यान दीजिएगा, और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। चलिए बढ़िया, कुछ है सवाल में, ऐसे सवाल में कोई दम है ही नहीं भैया। चलिए क्या है, 2:3, चलिए क्या माने हम, अंकित मूल्य के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मान ले, कहिए क्रय मूल्य मान ले, कोई बात नहीं, कुछ भी आप मान लीजिए, इसमें रेशो पूछा तो आ रहा है, बस आपको सरलीकरण पता होना चाहिए, बस आप कास्ट प्राइस मान लेते, कास्ट प्राइस था आपका 100, कह रहा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है। अच्छा 100 रुपया में खरीदे थे, तो आपका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 32% अधिक, यानी कितना होना चाहिए 132 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो आपने बेचा है वो प्रिंट रेट पर, प्रिंट रेट पर कितना डिस्काउंट देके बेचा है, प्रिंट रेट पर डिस्काउंट दिया ना, कह रहा और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, तो वस्तु के अंकित मूल्य यानी प्रिंट रेट जो भी रहा होगा, प्रिंट रेट पर 12% डिस्काउंट देके बेचा गया, 12% डिस्काउंट यानी 88% के बराबर क्या हो जाएगा, यही 132, ये तो कहा गया ना, प्रिंट रेट पर 12% डिस्काउंट यानी 88% बराबर हो गया 132, तो आप प्रिंट रेट उसका निकालेंगे, क्या आने वाला है, प्रिंट रेट हो गया 132 गुणे में 100 बटे में 88, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको काट दे, चलो 22 चौके 88, और 22 से काटे 6 बार में खत्म, ठीक है ना, 4 से काटे हम लोग 25 बार में, 4 25 100 हो गया, तो कितना आ गया प्रिंट रेट, प्रिंट रेट आ गया 25 का 6 में गुणा हुआ 150। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछा, लागत मूल्य और अंकित मूल्य, लागत मूल्य कितना है आपका 100 का, सीपी एंड पीआर प्रिंट रेट का रेट, ये 100 निकल के आया, और ये कितना निकल के आया 150 निकल के आया, तो इसका रेशियो पूछा है, तो अनुपात में जो मिलता रहता है वो कट जाता है, तो 2:3, 50 तक दोनों कटेगा 2 और 3 बार में, 2:3 रेशियो हो गया, क्रय मूल्य का लागत मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है भाई, लग गया ना, लग गए भाई। चलिए आपके लिए एक हम दे देते हैं सवाल आपके होमवर्क के लिए, चलिए ये आपका प्रश्न है, हाँ ये प्रश्न है, वो नहीं था, ये प्रश्न है आपका, और आप लगा के आंसर आइएगा कल, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, कल की क्लास में इसका आंसर आप लोग बताइए, या फिर जो भी है आप लोग इसका आंसर बताइएगा, ठीक है ना।
आप लगा लीजिएगा, ठीक भाई। चलिए देखते हैं आज की क्लास फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग, चलते हैं देखते हैं।